बच्चों, तो इस सीरीज़ में हम चालू करने वाले हैं कक्षा 12वीं के विलयन अध्याय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस स्लाइड में अपन 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की बात करेंगे और ऐसे ही करके अपन सारे चैप्टर्स के बनाएंगे और इसके बाद 2 अंक के क्वेश्चन की बात करेंगे अलग लेक्चर में। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन अपने पास, विलयन किसे कहते हैं। तो इसने ऑप्शन दिया है समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, तत्व या यौगिक। तो जो समांगी मिश्रण है उसको अपन क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। यानी इसका अपने पास जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, विलायक की मात्रा सबसे अधिक होती है। ऐसे इसका क्वेश्चन का मतलब क्या, ये बोला है अगर कोई विलयन है तो उसमें विलयन में 2 चीज़ होती हैं। जो विलयन है, विलयन में 2 चीज़ होती हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। तो ये जो क्वेश्चन है वो अपन से पूछ रहा है कि उसमें विलयन ज़्यादा होता है या विलायक ज़्यादा होता है। तो इसमें ज़्यादा मात्रा में होता है विलायक और कम मात्रा में होता है विलेय। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हाँ, विलायक की मात्रा सबसे अधिक होती है किसमें, विलयन में। अगला है मोलरता की इकाई है। यहाँ पे अपन से मोलरता की इकाई पूछ रहा है और मोलरता क्या होती है, वो होती है मोल बटे आयतन, ये मोलरता होती है। और मोल है तो मोल की इकाई अपन लिखते हैं मोल, और आयतन जो है इसकी इकाई अपन किस में लिखते हैं, लीटर में। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, मोल, और लीटर ऊपर जाएगा तो इनवर्स। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोल लीटर इनवर्स। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, मोललता निर्भर करती है। ये पूछा जा रहा है मोललता जो है किस पर निर्भर करती है, विलायक के द्रव्यमान पर, विलयन के आयतन पर, ताप पर या दाब पर। तो देखो इसके लिए आपको मोललता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोललता, जो मोललता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल, और ये किसके मोल होते हैं, विलेय के मोल होते हैं, विलेय के मोल। और नीचे क्या होता है इसमें, विलायक का द्रव्यमान, और विलायक का द्रव्यमान किस में होना चाहिए, किलोग्राम में। क्लियर है। तो ये किस पे निर्भर कर रही है, विलायक के द्रव्यमान पर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, विलायक के द्रव्यमान पर। अगला मोल अंश का मान है। अब ये अपन से पूछ रहा है मोल अंश का क्या मान है। तो सबसे पहले समझो मोल अंश कैसे निकालते हैं। जैसे अपने पास कोई एक विलयन है और विलयन में ए और बी, जैसे मान लिया इसमें अपने पास एक विलयन है और विलयन ए और बी दोनों से मिलके बना है, क्योंकि एक विलेय होना चाहिए और एक विलायक। तो इसमें अपन ने मान लिया ये जो है ये क्या है, विलायक है, और ये क्या है, विलेय है। तो मूल अंश कैसे निकाल, जैसे मूल अंश अगर आपको अब निकालना है, किसका अंश, किसका निकालना है, ए का। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ऊपर आएंगे ए के मूल और नीचे आएंगे ए प्लस बी दोनों के मूल। ऐसे ही मूल अंश अगर बी का निकालना है, एक्स का मतलब मूल अंश होता है, तो ऊपर आएंगे बी के मूल, नीचे आएंगे ए और बी दोनों के मूल आएंगे। क्लियर है। अब इन दोनों को जोड़ोगे, एक्स ए और एक्स बी करोगे, यानी मूल अंश जोड़ोगे तो ये मान किसके बराबर आता है, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि मूल अंश का मान है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, अधिकतम 1 आएगा, और न्यूनतम कितना हो सकता है, 0। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना, 0 से 1 के बीच में होगा। अगला है ताप बदलने पर मोलरता। ये पूछना चाह रहा है कि अगर ताप बदलेगा तो मोलरता में क्या परिवर्तन आएगा। तो देखो जो मोलरता है, मोलरता और प्रतिशत द्रव्यमान बटे आयतन और प्रतिशत आयतन बटे आयतन, है ना, और नॉर्मलता, नॉर्मलता, ये सब हैं ताप पर निर्भर करती हैं। तो इसका मतलब ताप बदलने पर मोलरता में क्या होगा, बदलाव होगा, यानी ये बदलती है। ताप बदलने पर मोलरता क्या होगी, बदलेगी। इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं ऐसे एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ साथ में क्वेश्चन को तुमको समझा रहा हूँ, अगर भैया तुमको सही लग रहा है ये तरीका, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये तरीका सही लग रहा है। नहीं तो दूसरा तरीका ये मैं डायरेक्ट आंसर लगाते हुए आगे बढ़ जाऊँ,
है ना, तो उसमें तुम्हारा कंसेप्ट नहीं तुमको पता चलेगा। अभी मैं यहाँ कम से कम बता तो रहा हूँ कि इस तरीके के और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो तुम उसको भी बना के आओगे ना। देखो अभी तो मूलरता पूछा, मान लो प्रतिशत द्रव्यमान बटे आयतन पूछता तो तुमको नहीं बनता ना इससे। अब मैंने क्या किया, यहाँ सब आपको बता दिया, प्रतिशत द्रव्यमान बटे आयतन और क्या क्या निर्भर करता है ये सब बता दिया। अब इनमें से कोई भी पूछा जाएगा तो तुम सही करके आओगे, समझेगा नहीं? तो यही तरीका सही है या फिर डायरेक्ट आंसर टिक करते जाएं, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला आते हैं मोललता ताप से। अब देखो ताप पर कौन कौन निर्भर करता है, ताप पर मोललता ताप पर निर्भर करती है। दूसरा मोल अंश ताप पर निर्भर करते हैं, मोल अंश ताप पर निर्भर करते हैं। उसके अलावा प्रतिशत द्रव्यमान बटे द्रव्यमान ताप पर निर्भर करता है। क्लियर है? तो ये अगर अपन से पूछे जाएंगे तो ये ताप पर निर्भर करते हैं, मतलब ताप से प्रभावित होते हैं, है ना। तो मोललता ताप से बहुत प्रभावित होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 7। अच्छा, मोललता नहीं होती, मोलरता होती है। यहाँ अपन से क्या पूछा गया है, मोललता पूछा है, तो ये नहीं, ये ताप से प्रभावित नहीं होती। मतलब ये जो है ये ताप से, उल्टा बोल दिया था अपन ने, ये जो है मोललता मोलंस, ये जो है ताप पर निर्भर नहीं करते। और जो यहाँ अपन ने ये बात की थी, ये मोलरता बर्तन, ये ताप पर निर्भर करते हैं, ताप पर निर्भर करते हैं। तो ये तो यहाँ मैंने ऐसे ही बताया था, देखो ताप बदलने पर मोलरता बदलती है, निर्भर करते हैं तभी तो बदलती है। और ये ताप पर निर्भर नहीं करते तो नहीं बदलती, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा, है ना, प्रभावित नहीं करते हैं। अगले में आते हैं पीपीएम का उपयोग। अपन को पीपीएम का उपयोग बताना है, तो पीपीएम का उपयोग करते हैं अल्प सांद्रता वाले के लिए, है ना। पीपीएम का उपयोग किसके लिए करते हैं, अल्प सांद्रता वाले जो है विलयन होते हैं उनको निकालने के लिए इसका अपन उपयोग करते हैं। अगला आते हैं अगला जो है आदर्श विलयन ओवे करता है, मतलब ओवे का मतलब होता है फॉलो करता है। आदर्श विलयन किसको फॉलो करता है, तो आदर्श विलयन राउल्ट के नियम को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, राउल्ट के नियम को। वाष्प दाब घटता है, तो वाष्प दाब कब घटता है अपन को ये बताना है, तो अवाष्पशील विलय से। देखो वाष्प दाब क्या होता है, जैसे अपने पास ये इसमें कोई एक विलायक है, तो क्या होगा, अब इसकी सतह के जितने भी अणु हैं ये सब वाष्प बनाएंगे, लेकिन इसमें अवाष्पशील विलय मिला दिया, कोई क्या मिला दिया, अवाष्पशील विलय। तो क्या होगा, इसकी सतह पर जो है ना कुछ और ऐसे मॉलिक्यूल बना देता हूँ, ये जो है अवाष्पशील विलय, तो ये वाले वाष्प में अब नहीं जाएंगे, केवल वाष्पशील विलय जाएंगे। देखो पहले इसकी सतह के सारे अणु वाष्प में जा रहे थे, अब इसकी सतह के सारे अणु वाष्प में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, अवाष्पशील विलय मिला दिया, तो इससे इसका वाष्प दाब क्या होगा, घट जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा ए। अगला उबलांक वृद्धि 1। उबलांक वृद्धि क्या है ये बताना है, तो ये सहलगन गुण है ना। अगला जो है हिमांक अवनमन, तो ये भी क्या है, एक सहलगन गुण है। इसका मतलब क्या है, ये अपन बोल सकें अणु संख्यक गुणधर्म है। इसको अणु क्या लिखा होता है अपनी बुक में, संख्यक गुणधर्म है ना। हिमांक में अवनमन भी क्या है, एक अणु संख्यक गुणधर्म है। अगला परासर दाब का कारण, जो परासर दाब है ये किस पे निर्भर करता है, तो ये सांद्रता के अंतर पर, सांद्रता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है। अगला अर्धपरागमय झिल्ली, जो अर्धपरागमय झिल्ली है ये, इससे केवल कौन से पदार्थ का आदान प्रदान होता है, केवल विलायक के। किसके का होता है, केवल विलायक के, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। परासर दाब का प्रतीक है, तो परासर दाब जो है इसको अपनी बुक में किससे बताया गया है, पाई से बताया गया है ना, तो ये उसका प्रतीक हो गया परासर दाब का। NaCl जल में विद्युत अपघट्य करता है, क्या करता है, विद्युत अपघट्य। इसका मतलब क्या है, जैसे NaCl है इसको जल में मिलाओगे यानी पानी में, तो ये किस में टूट जाता है, Na+ और Cl-, मतलब ये विद्युत अपघट्य करता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ए।
ग्लूकोज जल में, अब देखो ये इसमें आयन नहीं होते हैं ग्लूकोज में, इसलिए जल में कैसा होता है, अनविद्युत अपघट्य होता है। ठीक है, मूल अंश की इकाई है, मूल अंश की कोई इकाई नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला विलयन का उदाहरण है चीनी और जल, रेत और जल, तेल और, देखो अपन ने पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था कि विलयन जो है वो समांगी मिश्रण है, तो समांगी मिश्रण किससे बनेगा, चीनी से और जल से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। समांगी का मतलब होता है जिसको एक बार मिलाने के बाद दोबारा वापस प्राप्त नहीं कर सकते। सांद्रता की इकाई नहीं है, ये पूछा सांद्रता की इकाई क्या नहीं है, मीटर नहीं है। सांद्रता को मोलरता में भी नापते हैं, मोलरता भी नापते हैं और पीपीएम में भी नापते हैं। उम्मीद करता हूँ तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आया है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करो और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ क्या मैं और ऐसे ही सीरीज लेके आऊँ सारे चैप्टर्स पे। और दूसरी बात, मैं इनको साथ साथ में एक्सप्लेन भी करूँ या डायरेक्ट आंसर बताते जाऊँ, ये भी बताओगे। थैंक यू।